प्यारे बच्चों, मैं मनराज यादव, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, श्री कमलाकर चौबे आदर्श सेवा विद्यालय इंटर कॉलेज वाराणसी। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे नाभिक की संरचना, और नाभिक की संरचना में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था कि नाभिक क्या है, नाभिक किससे बना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियाई, नाभिक का वर्गीकरण पढ़े थे हम लोग, और नाभिक के स्टेबिलिटी के विषय में पढ़े थे कि नाभिक का स्थायित्व क्या है। हम लोगों ने लास्ट में यह डिस्कस किया था कि परमाणु की जो नाभिक होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इस क्लास में चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिवता से। रेडियो एक्टिवता है क्या? तो रेडियो एक्टिवता के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिस पर प्रकाश हम डालते हैं, तो जब तक प्रकाश डालते हैं तो उस वस्तु से या उस पदार्थ से प्रकाश वापस आती है, उस वस्तु पर चमक उत्पन्न होती है जिसको प्रदीप्ति कहते हैं। परंतु उस पर जब प्रकाश डालना बंद कर देते हैं तो उस वस्तु से चमक नहीं आती है, अर्थात वहीं पर वह प्रकाश वस्तु चमकना बंद कर देती है। तो ऐसे पदार्थ को प्रदीप्ति कहते हैं। परंतु यदि वस्तु पर प्रकाश डालकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाए और उसके बाद भी वस्तु से कुछ समय तक प्रकाश का उत्सर्जन हो तो ऐसे वस्तुओं को स्फुरदीप्ति कहते हैं। ठीक इसी से संबंधित है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे स्वतः अदृश्य भेदी किरणें निकलती हैं, जो दिखाई तो नहीं पड़ती हैं परंतु अदृश्य भेदी किरणें निकलती हैं। उसी किरण को रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे स्वतः अदृश्य भेदी किरणें निकलती हैं, उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं तथा इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, और यह घटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है। तो अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः दृश्य भेदी किरणें निकल रही हों, उसी पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे, और उनसे जो निकलने वाली किरण होगी उसको रेडियो एक्टिव किरण कहेंगे, और यह घटना ही रेडियो एक्टिवता कहलाती है। कौन से ऐसे नाभिक हैं जिनसे रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी और कौन से ऐसे नाभिक हैं जिनसे रेडियो एक्टिव किरणें नहीं निकलेंगी? अभी तक जो ज्ञात है लगभग 1500 न्यूक्लियाई हैं, उसमें 260 न्यूक्लियाई को छोड़कर लगभग सभी रेडियो एक्टिव हैं। तो किसी भी नाभिक में यह घटना क्यों होती है? तो रेडियो एक्टिवता का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ नाभिक से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं और कुछ नाभिक से रेडियो एक्टिव किरणें नहीं निकलती हैं। तो नाभिक जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग अल्फा और बीटा एंड गामा रे। तो ऐसे नाभिक होते हैं जो अस्थायी होते हैं। वह अस्थायी अवस्था में पहुंचने के लिए अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं। परंतु यह ध्यान रहे कि अल्फा और बीटा जो पार्टिकल हैं, दोनों एक साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं। एक समय में अल्फा ही उत्सर्जित होगा या तो बीटा ही उत्सर्जित होगा, और उसके साथ गामा रे उत्सर्जित होगी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगी। अर्थात आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और जो ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिवता का जो गुण है, इसको कहते क्या है? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी
and radioactivity is the nuclear phenomena. The rate of emission of alpha or beta depends only on concentration of nuclei. These reactions are unaffected by any physical and chemical conditions. तो यह जो रेडियो एक्टिविटा की प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिविटा का जो गुण है, यह जो है एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। यह जो किरणें अल्फा बीटा गैमा किरणें निकलती हैं, तो यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है केवल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई पर। न्यूक्लियाई के कंसंट्रेशन पर केवल निर्भर करता है, और यह नाभिकीय अभिक्रिया जो है किसी न तो ताप पर, न तो दाब पर, न तो किसी भौतिक अवस्था पर प्रभावित होती है। अर्थात इस नाभिकीय अभिक्रिया पर ताप, दाब इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार जो किरणें निकली उनका नाम अल्फा बीटा गैमा किरण कहा गया। सन 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव किरणों का आविष्कार किया, और बाद में चलकर सन 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी तथा इनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रेडियो एक्टिविटा का कारण क्या है? रेडियो एक्टिविटा का काज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी वास्तव में कौन सी प्रॉपर्टी है? तो रेडियो एक्टिविटी का मुख्य कारण है कि कोई भी नाभिक अपने अस्थायी अवस्था में पहुंचने के लिए वह अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। वह जब अस्थायी अवस्था में पहुंच जाती है तभी जो है उससे रेडिएशन बंद होता है, अर्थात रेडिएशन नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का मुख्य कारण आपने समझा कि द अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग अल्फा और बीटा एंड गैमा रे। तो अल्फा और बीटा जो किरण है, अल्फा बीटा में से कोई एक, किसी एक का उत्सर्जन होगा और उसके साथ साथ गामा किरण का उत्सर्जन होगा। अर्थात आप यह ध्यान रखिएगा हमेशा कि अल्फा और बीटा दोनों किरणें एक साथ उत्सर्जित नहीं होती हैं। अभी हम लोग आगे उसमें अध्ययन करेंगे कि अल्फा डीके क्या है, बीटा डीके क्या है, तो उसमें उस पर डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि व्हाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल आर अनस्टेबल, ऐसा क्या कारण है कि कुछ नाभिक जो है स्टेबल हैं, अस्थाई हैं, और कुछ नाभिक अस्थाई हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा बाय स्टेबिलिटी ग्राफ कि कौन से नाभिक अस्थाई होंगे, कौन से नाभिक अस्थाई होंगे, और जब अस्थाई नाभिक होगा तो उससे किस प्रकार का उत्सर्जन होगा, कब अल्फा किरण उत्सर्जित होगी और कब बीटा किरणें उत्सर्जित होंगी। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में एक कर्व हम लोग खींचते हैं जिसको स्टेबिलिटी ग्राफ कहते हैं। अब देख रहे हैं कि N मीन्स न्यूट्रॉन्स, P का मतलब प्रोटॉन है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो अब कौन सा नाभिक स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगी? फॉर दी एनी एटम, किसी भी परमाणु के लिए जिसका एटॉमिक नंबर Z 20 से कम हो, Z का मान
अर्थात परमाणु क्रमांक 20 से कम है, तो वह अस्थाई नाभिक के लिए, स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए उनका जो N/P रेशियो है, N/P रेशियो का मान 1 होगा। तो जिस नाभिक के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, उसके लिए वह उस समय वो नाभिक अस्थाई होगा। हम इसमें x एक्सिस पर प्रोटॉनों की संख्या लेते हैं और y एक्सिस पर न्यूट्रॉनों की संख्या लेते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर प्रोटॉनों की संख्या लें तो यहाँ 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और इधर न्यूट्रॉनों की संख्या लें तो इस पर भी हमने इंगित किया है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से। तो अब आप देखिए कि जब Z का मान एटॉमिक नंबर 20 से कम है, तो यहाँ देखिए तो इस पॉइंट पर रेडियो एक्टिव गुण है, और उसके बाद ज्यों ही Z का मान 20 से अधिक होता है, तो यह जो N बराबर Z के लिए, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, तो इसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त है। और ज्यों ही हम 20 से आगे बढ़ते हैं, तो यह जो है एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो N/P का अनुपात चेंज हो जाता है, इनका रेशियो चेंज होता है। तो उस समय यहाँ एक ग्राफ दिखाया गया है आपको, ये जो लाइन है यह स्टेबिलिटी बेल्ट को प्रदर्शित करती है। इस लाइन पर जितने परमाणु के नाभिक पड़ेंगे वह सब स्टेबल होंगे, और इस स्टेबल नाभिक के ऊपर जितने भी न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक है, और स्टेबिलिटी लाइन के नीचे प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है P इज ग्रेटर देन N, ऊपर दिखाया गया है N इज ग्रेटर देन P। तो N इज ग्रेटर देन P का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से, ऐसे नाभिक हैं, और यहाँ P ग्रेटर देन N है, इसका मतलब है कि उस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों से अधिक है। तो अब आपने देखा अभी कि कोई भी नाभिक स्टेबल तभी होगा जब N/P का मान लगभग 1 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम देखें N/P का वैल्यू कैलकुलेट करें, N/P रेशियो कैलकुलेट करें, तो यहाँ N का मान अधिक है, P का मान कम है, अर्थात N/P का रेशियो क्या है, अधिक होगा एज कंपेयर टू बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट की जो लाइंस है उसके नीचे क्या है, प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, तो यहाँ N/P का जो रेशियो है उसका मान क्या होगा, P का मान अधिक है, N का मान कम है, अर्थात N/P का मान क्या होगा, कम होगा। तो अर्थात जब N और P का मान बैलेंस नहीं होगा, N/P रेशियो बैलेंस नहीं होगा, तभी जो है न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल होगी, और जब न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगी, अस्थायी में होगी, तभी उससे जो है रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन होगा। अब N इज ग्रेटर देन P, तो N/P का मान क्या है, अधिक है, तो जब N/P का मान अधिक है तो N/P के मान को कम करने के लिए N/P का मान कम करना पड़ेगा, और N/P का वैल्यू स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे क्या है, कम है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात इस स्टेबिलिटी बेल्ट के जो नीचे की नाभिक हैं वह अल्फा किरणों का उत्सर्जन करती हैं, और ऊपर की जो नाभिक हैं बीटा किरणों का उत्सर्जन करती हैं। तो अर्थात बीटा डीके जो है 2 प्रकार का होता है, बीटा माइनस उत्सर्जन और बीटा प्लस उत्सर्जन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी अध्ययन करेंगे कि अल्फा डीके क्या है, बीटा डीके क्या है। तो इस प्रकार हम लोग
अभी तक समझ पाए कि कौन सा नाभिक रेडियो एक्टिव गुण को प्रदर्शित करेगा और कौन सा नहीं। उसका मान निर्भर करता है N/P अनुपात पर, रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। स्टेबिलिटी बेल्ट ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जिस नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात जो है 1 के बराबर होगा वह अस्थाई नाभिक होगा। जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बराबर नहीं होगा वह नाभिक अस्थाई होगी। तो इस प्रकार अस्थाई स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, अस्थाई नाभिक के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जब होगी तो वह नाभिक अस्थाई होगा। जैसे उदाहरण देखें 2He4 हीलियम, 2He4 में प्रोटॉनों की संख्या 2 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। तो यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मान बराबर हैं, अर्थात N/P रेशियो का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 6 कार्बन 12 में प्रोटॉनों की संख्या देखिए तो प्रोटॉन 6 होंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होगी। जैसा कि आपको बताए थे कि नीचे चार्ज लिखा जाता है, ऊपर जो है मास नंबर लिखा जाता है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए तो 12 में से 6 निकाल दीजिए तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे वह नाभिक अस्थाई होगी, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बराबर नहीं होगा वह नाभिक अस्थाई होगी। और वही अस्थाई नाभिक से रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन होगा। और वह उत्सर्जन तब तक होगा जब तक कि नाभिक अस्थाई अवस्था में नहीं पहुंच जाती। अस्थाई नाभिक का एग्जाम्पल जैसे 6 कार्बन 14 है, रेडियो एक्टिव है। इसमें देखिए इसका मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या 6 है, तो प्रोटॉन 6 हो गए और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। इस प्रकार इनका रेशियो देखा जाए N/P का मान, तो N/P का मान 1 के बराबर नहीं है, अर्थात यह रेडियो एक्टिव होगा। तो 6 कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होगा। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ नाभिक 2 प्रकार के, अस्थाई नाभिक और अस्थाई नाभिक। अस्थाई नाभिक से ही रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन होगा। अब प्रश्न उठता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यह नाभिक के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं तो यह नाभिक अस्थाई अवस्था में कैसे होती है, स्टेबल स्टेट में कैसे पहुंचती है। मान लीजिए कि कोई नाभिक है, ये नाभिक है, इस नाभिक में न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित कण है, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगेगा वह क्या होगा, सेम चार्ज है तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगते हुए भी नाभिक अस्थाई अवस्था में क्यों है? अस्थाई अवस्था में इसलिए है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके अंदर नाभिकीय बल कार्य करता है, न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है, जो कि चार्ज पर निर्भर नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। तो यह जो इनके बीच प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा है और यहाँ न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल लग रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल लग रहा है, प्रोटॉन के बीच लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है। इस प्रकार प्रोटॉन के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल, न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल लगता है। अर्थात आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट
यह चार्ज पर नहीं निर्भर करता है। तो जब इस नाभिक के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है उसका मान वैद्युत प्रतिकर्षण बल, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल को संतुलित करता है, तो उस समय वह नाभिक स्टेबल होता है, अस्थायी अवस्था में नाभिक होती है। तो इस प्रकार नाभिक अस्थायी अवस्था में प्रोटॉन प्रोटॉन को सेम चार्ज समान आवेश होने के कारण भी रहती है, क्योंकि नाभिकीय बल जो है वैद्युत प्रतिकर्षण बल को संतुलित करता है। इस प्रकार नाभिक अस्थायी अवस्था में अपने रहती है। नाभिकीय बल जो है बहुत प्रबल बल है, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस पिछले क्लास में किया था कि न्यूक्लियर फोर्स इज द वेरी स्ट्रांग फोर्स है। तो यहाँ क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, अर्थात न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट फॉर एटम्स Z is greater than 20 स्टेबल न्यूक्लियाई। जब किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 से अधिक हो तो उस समय नाभिक क्या होगी, अस्थायी होगी, और उस नाभिक के लिए N/P का जो रेशियो होगा, N/P रेशियो होगा इज लेस देन 1.6 एंड ग्रेटर देन 1। N/P का मान 1 से अधिक हो और 1.6 से कम हो तो उस समय वह नाभिक जो होगी अस्थायी नाभिक होगी। जैसे एग्जाम्पल्स है 26 Fe56, Fe मास नंबर 56, चार्ज 26 अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 26 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 30 है। तो इसमें से N/P रेशियो अगर निकालेंगे तो 30/26 और N/P रेशियो से पता चल जाएगा कि यह नाभिक स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब प्रश्न उठता है कि जब नाभिक से जो अदृश्य किरणें निकल रही हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनका नेचर क्या है, अल्फा बीटा गामा किरणों की प्रकृति क्या है। तो अल्फा बीटा गामा किरणों की प्रकृति में जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा किरणें हीलियम नाभिक से मिलकर बनी होती हैं जो धन आवेशित होती है, बीटा किरणें तीव्रगामी ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो कि फोटॉन से मिलकर बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो कि फोटॉन से मिलकर बनी होती हैं। तो इस प्रकार रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की हुई, अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा एंड गैमा किरणें। तो गैमा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी प्रकृति उदासीन है, अर्थात एक फोटॉन से मिलकर बनी है। अब यह जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उधर बीटा किरण को -1 E0 से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा किरण को अल्फा या हीलियम नाभिक से 2He4 है। तो इनकी जो कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक गुण के विषय में देखा जाए कि अल्फा बीटा गामा किरणों में क्या समानता है और क्या असमानता है, उनके गुण क्या हैं। अब अल्फा और बीटा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होने वाले क्रमशः हीलियम नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि गामा किरणें नाभिक के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने पर आवेश रहित एवं उच्च ऊर्जा के फोटॉन हैं। तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा के फोटॉन हैं
कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अर्थात तत्व का नाभिक एक समय में अल्फा तथा बीटा कणों में किसी एक प्रकार के ही कणों को उत्सर्जित करता है। दोनों प्रकार के कणों का एक तत्व का नाभिक एक ही समय में उत्सर्जन होना असंभव है। अर्थात कोई भी परमाणु की नाभिक हो वह एक समय में अल्फा बीटा दोनों का उत्सर्जन नहीं कर सकती। या तो अल्फा का उत्सर्जन होगा या तो बीटा का उत्सर्जन होगा। यह निर्भर करता है n/p रेशियो पर। n/p रेशियो पर निर्भर करता है कि अल्फा इमिटिंग कौन है और बीटा इमिटिंग कौन सा है। रेडियो एक्टिव किरणें जो अल्फा बीटा गैमा हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन इस चार्ट में दिखाया गया है। तो अल्फा किरणें या बीटा गैमा, पहले इनका नेचर क्या है। नेचर यह है कि अल्फा कण की जो प्रकृति है यह धन आवेशित है, हीलियम नाभिक 2He4 से मिलकर बनी हुई है। बीटा किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन -1E0 या -β0 से मिलकर बनी हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो फोटॉन से मिलकर बनी हुई हैं। अल्फा कण पर आवेश +2e या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो बीटा पर जो आवेश है -e है या 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। गामा किरणें अनावेशित किरणें होती हैं। अल्फा किरणों का जो विराम द्रव्यमान है 6.6 × 10⁻27 kg है। तो बीटा किरण का 9.1 × 10⁻31 kg है और इनका गामा का जो मास है वह 0 है। अल्फा की स्पीड 1.4 × 10⁻7 से लेकर 2.2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड है। बीटा किरण की स्पीड जो है अल्फा से अधिक है, अर्थात प्रकाश की चाल का 0.01 c से 0.099 c है। और गैमा किरण की जो स्पीड है वह सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अर्थात गैमा जो है प्रकाश की चाल से चलती है। इसी प्रकार अल्फा की भेदन क्षमता जो है कम होती है। बीटा की अल्फा से 100 गुना अधिक होती है पेनिट्रेटिंग पावर, और गैमा किरण की भेदन क्षमता जो होती है बीटा कण से लगभग 100 गुना अधिक, अल्फा से अर्थात 10⁴ गुना अधिक होती है। आयनीकरण क्षमता, अल्फा किरण की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, बीटा की उससे कम होती है और गैमा की सबसे कम होती है। अल्फा किरण में उत्सर्जन जो है, मान लीजिए कोई तत्व है X जिसका परमाणु क्रमांक Z और उसका परमाणु भार A है, ZXa है। इससे जब अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो अल्फा इमिटिंग है, उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह कमी क्या है, यहाँ Z है, एटॉमिक इसका चार्ज Z है, तो दोनों साइड का जो है चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ Z है तो इसका अल्फा उत्सर्जन हुआ तो यहाँ पर चार्ज हीलियम का 2 हुआ, तो यहाँ Z-2 होगा। तो Z-2 और +2 करेंगे तो Z हो जाएगा। दोनों साइड के चार्ज बैलेंस होंगे और दोनों साइड के एटॉमिक मास नंबर बैलेंस होंगे। अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को हल्का काला करती है, बीटा अल्फा से अधिक करती है और गैमा सबसे अधिक करती है। रेडियो एक्टिव क्षय अथवा विघटन क्या है, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो उस समय उस परमाणु नाभिक का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में परिवर्तन हो जाता है, जिससे नए तत्व के परमाणु जन्म लेता है और इस घटना को ही रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। अर्थात पेरेंट न्यूक्लियाई जो है डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होती है। मान लीजिए
जैसे 92 यूरेनियम 238 है, इससे अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, तो जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो इससे जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है 90 थोरियम 234 बनता है। तो अब देखिए बैलेंस इसका 92 एटॉमिक नंबर, इधर देखें तो 90 + 2, दोनों साइड के एटॉमिक नंबर बैलेंस हैं। मास नंबर बैलेंस होना चाहिए इस अभिक्रिया का, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 234 है, दोनों को सम करिए तो 4 और 234 मिलकर 238 के बराबर होगा। अभी जो 90 थोरियम 234 बना है यह अस्थाई नाभिक नहीं है, अस्थाई है, और यह 90 थोरियम 234 पुनः बीटा कण को उत्सर्जित करता है, जिसके फलस्वरूप 91 Pa प्रेक्टेनियम 234 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो बनता है और प्लस ऊर्जा निकलती है। तो यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि अस्थाई परमाणु प्राप्त नहीं हो जाता। 82 Pb 206 सबसे भारी अस्थाई तत्व है। इस प्रकार रेडियो एक्टिव क्षय एक नाभिकीय प्रक्रिया है। इट मीन्स दैट द डीके ऑफ न्यूक्लियर डीके इज द न्यूक्लियर प्रोसेस। इसे किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधि से धीमा अथवा तेज नहीं किया जा सकता। अर्थात जो ये अभिक्रिया है इसको किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक अभिक्रिया विधि के द्वारा हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन की ऊर्जाएं जो होती हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। अर्थात इसमें अपार ऊर्जा मिलती है, इसलिए इस नाभिकीय अभिक्रिया पर जो है किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि का इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके के नियम क्या हैं, या कैसे इसका विघटन होता है, तो नेक्स्ट क्लास बच्चों हम लोग लेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव क्षय अथवा विघटन के नियम क्या हैं। अब इसमें आप लोग अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गैमा किरणें हैं। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्फा किरणों के 4 गुण लिखिए, बीटा किरणों के 4 गुण लिखिए, और अल्फा बीटा गैमा में से कोई ऐसे 4 गुण लिखिए जिसमें असमानताएं हों। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्लास हम लोगों की जो होगी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर होगी। तो हाँ बच्चों, आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।